हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th में मूलभूत गणितीय अवधारणाएं, है ना। ये हमारा न्यू चैप्टर है। जो एक्चुअल में ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूलभूत गणितीय अवधारणाएं, है ना, ये बुक में आपको कोई अलग से इस पर चैप्टर बनाकर नहीं दिया है ना। ये बीच में कहीं भी जो चैप्टर्स में, जैसे हमको 11th में जो फिजिक्स में कई जगह गणित के, है ना, कुछ गणितीय अभिक्रियाओं की आवश्यकता होगी, है ना, कुछ मैथ्स हमको वहां पर लगाना पड़ेगा। तो फिजिक्स में जो हमारे लिए यूजफुल, है ना, मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। मतलब हमको फिजिक्स में आने वाले, काम में आने वाले जो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। हालांकि बुक में ये कोई अलग से चैप्टर इस पर बनाकर नहीं दिया है, ये आपको बीच में चैप्टर, कुछ चैप्टर्स के बीच में ही मिलेगी, है ना। लेकिन हम इसको यहाँ पर एक अलग से पढ़कर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना। हम प्रारंभ करते हैं मूलभूत गणितीय अवधारणा में। सबसे पहले तो बेटा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं भौतिक राशियों का, ओके, है ना। तो भौतिक राशियां बेटा हम किसे कहते हैं, ठीक। तो जैसे बेटा हम हमारे आसपास जितनी चीजें देख पा रहे हैं, जैसे जिनका हम मापन कर सकते हैं, है ना। आप स्वयं एग्जांपल दे दूंगी कि हम किस किस चीज को माप सकते हैं। हम समय को माप सकते हैं, है ना। हमारे आसपास जो हम किसी रूम की लंबाई को माप सकते हैं, आयतन को माप सकते हैं, दाब को माप सकते हैं, वायु दाब को, ये सारी बातें, है ना। कोई वाहन चल रहा है तो उसकी गति को मापा जा सकता है, उसके द्वारा, है ना, गति पूरा करने में या दूरी चलने में जो समय लगेगा या दूरी कितनी चलेगा, ये सारी चीजें हम माप सकते हैं। तो यही जो राशियां हैं जो जिनका हम मापन कर सकते हैं, ये क्या कहलाती है, भौतिक राशियां जो, ओके। अभी जो भौतिक राशियां हैं इनकी प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, ना। वैसे बहुत सारी प्रकार की होती है, इसको हम, है ना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे मापन वाले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, है ना। लेकिन हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के आधार पर उसकी कुछ विशेषताएं देख रहे हैं बेटो, है ना। तो ये जो भौतिक राशियां होती हैं, दो प्रकार से बेटो हम उसको विभाजित करते हैं, अचर राशि और चर राशियों में, है ना। तो अब ये अचर राशि और चर राशि क्या होती है उसको एक एग्जांपल से समझे। वैसे, है ना, परिभाषा से ही समझ में आ रहा होगा और आप 10th क्लास में पढ़ ही चुके हैं। वैसे चर, है ना, जिसे कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सारी बातें, है ना। फिर भी हम इंट्रोडक्शन की तरह देख ले एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ना, इस एग्जाम्पल से हमको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अचर, ये चर राशियां के प्रकार, अचर राशियों के प्रकार, ये सब, है ना, एक ही एग्जांपल से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ओके। मतलब हम यहाँ जो इसको फिजिक्स के आधार पर समझेंगे, मतलब ठीक है तो जो गणितीय प्रक्रिया है, गणित वालों का समझाने का तरीका कुछ अलग रहेगा, वो वहां पर से परिभाषा देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर भौतिकी के, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमको भौतिकी में इसका कैसा उपयोग करना है, उस आधार पर हम इन चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटो, ओके। और वैसे परिभाषा देखना है तो सिर्फ बहुत ही आसान परिभाषा है। किसको अचर राशियां किसको बोलेंगे, नियत राशियां, कांस्टेंट, जिनके मान नहीं बदलते हैं, है ना। चर किसको कहेंगे, परिवर्ती, वेरिएबल्स, जिनके मान बदलते रहते हैं। बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन हम इसको थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे बेटो, है ना, ठीक है। चलिए, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटो। हमने कहा बेटो कि, ठीक है, कोई दो बिंदु है, दो बिंदु बोल दो, दो शहर बोल दो जो, ठीक है ना, ठीक है। मान लो जो दिल्ली से मुंबई, ऐसा बोल देता हूँ, दो शहर के नाम लिख दो, क्या है उसमें, ठीक है। तो हमने कहा कि ये दो शहर एक दूसरे से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, 1000 किलोमीटर दूर है ये। मान लो दिल्ली और मुंबई है, ठीक है ना। चलो, ठीक है, ये नाम दे देते हैं। अब यहाँ देखना कि हमने ये मन से लिखी है 1000 किलोमीटर, आप ये मत बोल देना कि दिल्ली से मुंबई 1000 किलोमीटर ही होगा तो इसलिए सर ने लिखा है ना, ऐसा नहीं दो, ठीक है ना, समझने के लिए हमने बोला है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर जो हम क्या देखते हैं, ठीक है ना, कि इस पर एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाता है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाता है, ठीक है। चाल उसकी, वो अपनी चाल रखता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। समझ रहे हो, हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। वैसे परिभाषा बोल के खत्म करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी इनकी परिभाषा समझने में, है ना। चलिए, तो चाल यहाँ पर है 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसके लिए हमने समय निकाला कि ये कितना समय लेगा। अगर ये
एक पहला व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जा रहा है 1000 किलोमीटर में, और ठीक है ना, तो कितना समय लेगा, वो 50 किलोमीटर से जाता है, तो ठीक है ना। तो हमारे पास सूत्र है बेटे यहाँ पर, ये आपने छोटी कक्षाओं से जब पढ़ी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। अभी हमको ये, ठीक है ना, तो यहाँ से समय निकालना है हमको। समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है उसके लिए 1000, चाल कितनी है उसकी 50 मीटर, है ना। तो कितने आएगा तो ये 20 घंटे लेगा, ओके, 20 आवर लेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति चल रहा है, और वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति चलेंगे वहां पे, असंख्य, है ना, कोई ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति जा रहा होगा। हमने कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ऐसे समझने के लिए ले ली। अब मान लो कोई दूसरा व्यक्ति भी है वहां पर, ठीक है, और वो भी जो किसी वाहन से चलता है और वो अपनी स्पीड रखता है 100 किलोमीटर प्रति आवर, ओके। अब उसके लिए कितना समय लगेगा, है ना, सिंपल सा वही सूत्र है, यहाँ पे 100 कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 घंटे वो लेगा, ठीक है। तीसरा बच्चे यहाँ पर अगला मतलब ये अगला व्यक्ति जा रहा है ना, ये अपनी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रखता है। मान लिया हमने 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे संभव नहीं है सामान्य स्तर पे, ठीक है ना। तो इसकी समय कितना लेगा तो वो, ठीक है, तो वो लेगा 5 घंटे, या 200 कर दो, है ना, तो 200 से आ जाएगा 5 घंटे, ओके। अब आप इस पूरे डाटा को ऑब्जर्व करो, जो ये पूरी जो जानकारी है हमारे पास, हमने 3 व्यक्तियों का ऐसे प्रेक्षण ले लिए, है ना। अब अगर हम यहाँ कहें कि तीनों ने कितनी दूरी चली बिजो, तो पहले वाले के लिए भी दूरी कितनी है 1000 किलोमीटर। मतलब हम एक पहले वाले की गति का अध्ययन करते हैं, ओके। तो हमने वहां देखा जो कि उसकी चाल एक समान चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, वो इतनी चाल से जा रहा था, ठीक है ना। और उसने लगा समय कितना लिया 20 आवर। दूरी कितनी है उसके लिए 1000। फिर अगले वाले के लिए देखा, उसने भी दूरी उतनी ही चली 1000 किलोमीटर, फिर चाल अलग अलग है तो समय अलग लेगा। फिर अगला दूरी 1000 किलोमीटर लेके चलता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखो जो हमारे पास कौन कौन सी राशियां हैं, हम चाल की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं और समय की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ एक क्या हो रही है, जो एक भौतिक क्रिया हो रही है, ऐसे मतलब गति हो रही है ऐसा बोल दो, या गणितीय क्रिया भी बोल सकते हो ऐसा, मतलब अगर हम इनका कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको गणितीय अभिक्रिया बोलेंगे आप। तो हमने इन तीनों के लिए उनकी समय निकाला, पहले के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, है ना। तो हमने यहाँ देखा कि तीनों के लिए जो दूरी का मान है, जो तीनों के लिए दूरी का मान कैसा है 1000। मतलब हमने तीन बार गणना की, है ना, 3 बार गणितीय अभिक्रिया लगाई, ठीक है, 3 बार गणितीय प्रक्रिया की, मैथमेटिकल प्रोसेस 3 बार की हमने यहाँ पर। तो तीनों केस में हमने देखा कि दूरी कितनी है 1000, नियत है, इसका मान नहीं बदल रहा है। चाहे उस पर आप 100 ऑब्जर्वेशन ले लो दिल्ली से मुंबई की, जो एक रास्ते से जा रहा है ना, उस रास्ते से दूरी नियत ही रहना है। अब ये मत सोचना सर दूसरा रास्ता बदल के भी तो जा सकते हैं, वो बात नहीं करना है ना, ठीक है ना। चलिए तो हमने एक एग्जाम्पल के लिए कहा जो, ठीक है। तो यहाँ पर चलो दूरी की बात हो गई आपकी, दूरी कैसी है नियत रही पूरी, सभी गणितीय अभिक्रिया में पहली क्रिया कर रहे हो, दूसरी कर रहे हो, तीसरी कर रहे हो, और कोई अन्य व्यक्ति होंगे। या ऐसा मान लो कि एक व्यक्ति पहले दिन आया 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा गया वो, फिर अगले दिन आया तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से आया, फिर तीसरे दिन आया जा रहा है तो 200 से जा रहा है। ऐसा मान लो कि 3 अलग अलग व्यक्ति है, या एक ही व्यक्ति ऐसे से अलग अलग दिन जा रहा है ना, इसी स्पीड से। तो यहाँ देखो दूरी सभी स्थितियों में नियत, सभी गणितीय अभिक्रिया में नियत है। तो हमने क्या देखा कि कुछ भौतिक राशियां, है ना, प्रत्येक गणितीय अभिक्रिया में नियत रहती है, उसके मान नहीं बदलते, ओके। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं अचर, है ना। वैसे परिभाषा में जो सुनकर भी आप समझ जाते कि अचर मतलब जिनके मान नहीं बदलते होंगे, उसको ही अचर बोलते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा फील करने के लिए एग्जांपल भी समझ लिया, है ना।
ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर दूरी कैसी रही उनके लिए, नियत रही। तो दूरी यहाँ कौन सी राशि कहलाएगी, अचर राशि कहलाएगी, जिसका मान किसी गणितीय विक्रिया में नहीं बदलता है। ओके, और यहाँ पर जो चर राशियां, चर क्या है, चाल यहाँ बदल जा रही है, समय बदल जा रहा है, तो ये चर राशि मतलब यहाँ चाल प्रत्येक गणितीय विक्रिया में अलग अलग हो सकती है। ओके, है ना, समय अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं जो चर राशियां, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, अचर राशियां, वो राशियां जिनका मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में नियत बना रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ऐसा लिख सकते हो, है ना, अचर राशियां कहलाती है। अब अचर राशियों के दो प्रकार जो यहाँ पर, निरपेक्ष अचर और स्वैच्छ अचर जो, ठीक है। तो है ना, निरपेक्ष अचर हम किसे कहेंगे, जो हमारी संख्या है, जो निरपेक्ष अचर मतलब जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, दूसरी राशि इधर बदलते रहे, कुछ भी होते रहे, है ना, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जो ये हमारे पास एक मैंने संख्या लिखी, या मैंने पाई का मान लिखा, पाई दिया। अब पाई का मान हमें मालूम है कितना होता है, जो 3.14 या 22/7 ऐसा। ओके, अब इस पाई के मान को आप या तो बेलन के आयतन के सूत्र में लगाओ, है ना, या गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र में लगाओ, जो यहाँ पर जैसे बेलन का जो पृष्ठ है ना, ये बेलन का जो क्या रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, या सॉरी उसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में हम पाई का मान उपयोग कर रहे हैं, या गोले के आयतन में बोल दो 4/3 पाई r³। ओके ना, हम यहाँ पाई का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पाई का उपयोग कर रहे हैं। तो पाई का उपयोग आप कोई भी गणितीय अभिक्रिया में कर लो, या आप एक वृत्त की परिधि में उसका उपयोग करो, पाई का मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, चाहे आप उसको वृत्त के लिए ले लो, गोले के लिए, ऐसे। तो ऐसी भी राशि है। अब कोई संख्या ले लो, मतलब संख्या बोल दो 3, है ना। अब ये एक संख्या है जो, अब ये संख्या को आप कहीं पर भी उपयोग करो। अगर आप बोलते हो, ठीक है, कि इसकी परिधि 3 मीटर है, इसका आयतन 3 मीटर की घात 3 है, इसका आयतन है ना 3 मीटर की घात मीटर क्यूब है, ऐसा। अब ये जो 3 है, जो इस 3 का मान तो हमेशा क्या ही रहेगा, 3 ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हम परिधि में उपयोग कर रहे तो 3 को 1 2 3 ऐसा मानेंगे, और आयतन में उपयोग कर रहे तो 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, 3 का 3 ही रहेगा ना, ठीक है ना। तो जो हमारी संख्या है, ऐसे संख्या है जो जिनका नियत होना दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा, है ना, जिनका नियत होना किसी दूसरी राशि के नियत होने या नहीं होने पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अचर कहते हैं। जैसे पाई का मान यहाँ पर आप उसको कहीं पर भी उपयोग कर लो, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर ये जैसे आर का मान जो आप यहाँ कुछ भी ले लो, यहाँ आर का मान, एच का मान आप कुछ भी ले लो, यहाँ आर का मान कुछ भी ले लो, लेकिन क्या आर के मान पे पाई का मान बदलेगा, नहीं। क्या यहाँ आर और एच के मान से पाई बदलेगा, क्या यहाँ आर के मान से पाई बदलेगा, हम कहेंगे नहीं बदलेगा। तो उसका नियत मान वो किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं कर रहा है कि दूसरी कैसी है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ आर हमने 3 ली है ना, यहाँ हमने बोला कि आर 2 ले रहे हैं तो पाई का मान इतना रहेगा, और हमने आर बोल दिया कि आर, समझना है क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमने कहा कि हमने ये 2 पाई आर वाले सूत्र में हमने आर को लिया 2 लिया तो पाई का मान इतना। अब हम आर बदल देते हैं, है ना, आर का मान बदल देते हैं, तो क्या पाई का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं आर क्या है इधर, वो निरपेक्ष रूप से अचर है ना। आया समझ में, निरपेक्ष रूप से अचर होने का मतलब कि जिसका जो अचर तो है, लेकिन उसका अचर होना किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं कर रहा है, दूसरी बदलते रहे, कुछ भी होते रहे, कम होते रहे, ज्यादा होते रहे, उसका मान वो नहीं बदलेगी, तो ऐसी राशि हमारी निरपेक्ष अचर कहलाती है ना। सारी संख्याएं हमारी
क्या है, निरपेक्ष अचर दो है, 1 2 3 जितनी भी, आप 2 का मान कहीं पर भी उपयोग कर लो, 2 को, है ना, कोई भी सूत्र में लगा लो, कहीं भी गणितीय 2 का मान तो 2 ही रहेगा। पाई को कहीं पर भी उपयोग कर लो, पाई का मान तो पाई ही रहेगा। ई भी एक नियतांक होता है, 2.1 ऐसा उसका कुछ मान रहेगा, है ना, ये हमारे ऐसे। तो आज समझ में, निरपेक्ष मतलब ऐसी भी अचर राशियां होती है जिनका अचर होना दूसरी राशियों के दूसरी राशियों के मान पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, है ना, ऐसे, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर, ठीक, चलो, तो ये हमारा निरपेक्ष अचर। और दूसरा बच्चों यहाँ पर स्वैच्छ अचर, है ना। स्वैच्छ अचर मतलब जिनका जो मान है, ठीक है, किसी एक ही गणितीय अभिक्रिया में नियत होता है और अन्य अगर गणितीय अभिक्रिया बदल जाती है तो वो मान भी बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया, तो हमने यहाँ 3 क्रियाओं की बात की बच्चों, 3 व्यक्तियों के लिए हमने अभिक्रिया प्रक्रिया की, है ना। तो अगर हमने पहले व्यक्ति को ही हमेशा हम उसकी गति का अध्ययन करेंगे, पहले व्यक्ति की बात करें, तो आप उसकी जब भी उसकी चाल रखोगे, कितनी रखोगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखोगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि पहली बार आपने गणना की तो 50 रख रहे हैं, दूसरी बार, है ना, 60 रख दे रहे हैं अपने मन से, ऐसा नहीं ना। वो तो चल कितने से रहा है, 50 किलोमीटर से। तो ये जो कैसी है, ये भी हमारी नियत है, मतलब हमने ऐसा माना है कि वो दिल्ली से मुंबई तक चलने पर सेम चाल से चल रहा है ना। तो यहां पर चाल भी नियत है ना, दूरी भी नियत है, चाल भी उसकी नियत है बेटा। ओके, लेकिन यहां पर चाल दूसरे व्यक्ति के लिए जरूर बदल सकती है। देखना, अगर हमने कहा कि हमने अलग अलग व्यक्तियों के लिए बात की, तो पहले के लिए जो है ना, दूरी तो किसके लिए नहीं बदल रही है, दिल्ली से मुंबई की दिल्ली सबके लिए फिक्स है, मान लो, है ना। अब यहाँ चाल बदल सकती है। पहले वाले के लिए अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए चाल का मान 50 है, तो 50 ही रहेगा, है ना, नियत है। फिर अगले वाले के लिए जैसे ही संदर्भ बदला, हमारा संदर्भ बदला मतलब जैसे ही हमने दूसरे की बात करना स्टार्ट कर दी, दूसरे व्यक्ति के, है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं हम, ओके, तो उसको हम संदर्भ बोलते हैं ना, जिसके लिए बात कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो हम दूसरे के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो उसके लिए चाल क्या हो गई, 100 हो गई, मतलब पहले वाले के लिए 50 थी, दूसरे वाले के लिए बदल गई। ओके, तो चाल यहाँ कैसी है ना, स्वैच्छ अचर है, जिसका मान किसी एक विशेष प्रक्रिया में नियत रहता है, परंतु संदर्भ बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसकी चाल जो थी इसके लिए नियत है, अब जरूरी नहीं कि यही चाल दूसरे की भी होगी, चाल बदल सकती है, संदर्भ बदला चाल बदलेगी। फिर दूसरे की चाल 100 है तो जरूरी नहीं कि अगले की भी चाल 200 है ना, ऐसा। तो ये हमने भौतिकी के शब्दों में परिभाषाएं समझी है, जो हम इसको गणितीय परिभाषा, गणितीय आधार पे भी समझ सकते हैं ना, मतलब हमने भौतिक राशियों के उदाहरण लेकर ऐसे इनको समझा है। हम गणितीय आधार पर भी इन राशियों को समझ सकते हैं, उनको भी समझेंगे हम गणितीय लैंग्वेज में भी, है ना। चलो, अब पहले यहाँ पर देखो जो कि हमने 2 तरह की राशियां कही है ना, चर और अचर राशियां, ठीक है। तो हमने अचर राशियों पे डिस्कस कर लिया कि अचर राशियां निरपेक्ष होगी, स्वच्छ होगी, एग्जाम्पल से भी समझ लिया हमने उनको, है ना, ठीक है, फेल करने के लिए। अब चर राशियां देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चाल बदल गई, चाल बदल सकती है गणित, इसमें बदल रही है ना। तो यहाँ चाल क्या हो गई, चर राशि होगी, जिसका मान क्या होगा, जो वह भौतिक राशियां जिनका मान प्रत्येक गणितीय अभिक्रिया में क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं परिभाषा, अगला जो हमारा राशि आएगी, ठीक है ना, फिर उनको हम समझते भी, चर राशि, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं जो वेरिएबल क्वांटिटीज इंग्लिश में। ओके, तो बिल्कुल परिभाषा भी सिर्फ वैसी बनाओगे आप जैसे इसकी लिखी है, वो चर राशि जिनका मान, वह राशि जिनका मान प्रतिगणनीय प्रक्रिया में नियत बना है, इनका क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, वह है चर राशि कहलाती है ना। ओके, अब
परिभाषा तो समझ में आ गई, फिर उदाहरण भी समझ में आ गया। जैसे चाल यहाँ हर व्यक्ति के लिए बदल सकती है, ओके, तो सबके लिए समय भी यहाँ बदल सकता है, ठीक है। तो ये चर राशियां होगी हमारी, ठीक। अब इसके भी प्रकार दे दो, ठीक है ना, चर राशियों के प्रकार, ठीक है। तो चर राशियों के भी जो मतलब हम इसका भी वर्गीकरण दो इसमें कर देते हैं, और वो रहेगी जो स्वतंत्र चर और दूसरा है जो प्रतंत्र, है ना, प्रतंत्र कहे या आश्रित चर, ठीक है। अब स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर या आश्रित चर में समझो, तो यहाँ देखना, चाल है, चाल हमने बोली चर राशि, मतलब व्यक्ति चाल से किसी भी चाल से वहां जा सकता है। अब एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है ना, वो अपनी चाल कुछ भी बढ़ा सकता है, 50 कर सकता है, 60 कर सकता है, 100 कर सकता है, वो उसके ऊपर है जो, है ना। तो यहाँ चाल कोई भी मान धारण कर सकती है ना, मतलब क्या हो जाएगा कि वह चर राशि है जो स्वयं या जो कोई भी मान को धारण कर सकती है किसी गणितीय अभिक्रिया में, उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। अब देखना जो क्या व्यक्ति, अगर देखना दूरी 1000 किलोमीटर है और कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो उसके लिए समय कितना ही आएगा, हमेशा 20 ही आएगा। चाल बदलेगी तो समय बदलेगा, चाल नहीं बदलती तो समय नहीं बदलेगा, मतलब ये भी चर ही है, ठीक है, ये भी चर है, ये भी चर है, ठीक है। लेकिन इस चर राशि का मान, समय का मान चाल पे निर्भर कर रहा है, चाल बदलेगी समय का मान बदल जाएगा। तो ये वाला भी चर राशि है, तो इसका मान किस पे निर्भर कर रहा है, ये कौन सा चर हो गया, स्वतंत्र, है ना। ये वाला जो उदाहरण हो गया तो स्वतंत्र चर का हो गया, जिसमें कोई भी वो अपना मान धारण कर सकता है, 4 100 हो सकती है, 50 हो सकती, लेकिन ये वाला इसका मान स्वतंत्र रूप से नहीं आएगा, इसका मान इसके न मान पे निर्भर करेगा। तो ये हमारा कैसा चर होगा, आश्रित चर होगा। आन समझ में दोनों का इस उदाहरण से भी, है ना, गणितीय मतलब हम भाषा में भी समझा सकते हैं इसको, हमने हमारी भौतिकी के आधार पे समझा है इसको, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, स्वतंत्र चर मतलब वह चर राशि जो, ठीक है, किसी भी मान को धारण कर सकती है ना, और प्रतंत्र चर मतलब जिनका मान स्वतंत्र चर के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे जो है ना, जब ये था हमारे पास क्या है ना, इसको समझा हमने एग्जाम्पल से। अब गणितीय भाषा में भी बात कर लेते हैं तो हम, ठीक है ना, गणितीय भाषा में भी परिभाषा दे देते, ठीक है। तो पहले तो इनकी परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र चर की क्या बोला जाएगा इसे इंग्लिश में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके, है ना। तो वह चर कहलाते हैं, है ना, आगे लिख देना कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा जो आश्रित चर लिख देते हैं, ज्यादा हम आश्रित चर बोल के चलेंगे, आश्रित चर या प्रतंत्र चर। आश्रित मतलब तो डिपेंडेंट, जो दूसरे पे डिपेंड हो, आश्रित हो, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वह ठीक है आश्रित चर कहलाते हैं, ओके। अब ये तो जो हमने जो एग्जांपल लिया था वो भौतिकी के आधार पे समझा था। अब थोड़ा सा गणित की भाषा में भी बात कर ले, अगर गणित वाले इसको समझाना चाहेंगे तो वो ऐसे समझाएंगे, ठीक है ना। हम एक समीकरण ले लेते हैं, ठीक है, एक सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, सरल रेखा का समीकरण। जैसे मैंने यहां हम एक मान ले लिया तो 2x + 3, ओके। आपने जो 10th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ऐसा समीकरण आपके पास होता था, है ना। तो यहाँ पर आप x का कोई मान लेते थे, कैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, यहाँ आप कैसे निकालते हो, जो x का कोई मान लेते हो, है ना, कोई डोमेन में से x का माइनस वाला मान लोगे,
फिर उसके बाद y का मान निकालोगे, फिर x का -1 मान लोगे, फिर y का मान, फिर x का मान 0, ऐसे मतलब x का मान आप कहीं से रखते जाओगे और उसके सापेक्ष y का मान निकालते जाओगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ बनाओगे इसे x y अक्ष पर ऐसे, तो आपको जो यहाँ पर एक क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। मतलब जो बिंदु हमारे पास आएंगे, है ना, जो बिंदु आएंगे मतलब x का मान -2 पर या x का मान 1 पर, ऐसा ये सब रखने पर आपको, है ना, ऐसे बिंदु मिलते जाएंगे, निर्देशांक जिसे हम बोलते हैं, आप उनको मिलाओगे, आपको एक सरल रेखा आएगी। ठीक है ना, 10th में पढ़ा है, ग्राफ बनाना सीखा है। तो हमने ये रेखा, पहली रेखा का, है ना, ग्राफ बनाया, ये वाले समीकरण का ग्राफ बनाया। ओके, तो ये उसके लिए तो 2x + 3 है, उसके लिए हमको ये रेखा मिली। ठीक है ना, अब मैं बोलता हूं यहां पर कि हमारे पास एक दूसरी रेखा भी है। ओके, अब इस दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आप सोचो, क्या यही समीकरण होगा उसके लिए भी, पहले के लिए भी कि दूसरे के लिए भी? नहीं, दूसरे के लिए ये ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ 2 के स्थान पर कोई ना कोई दूसरा नियतांक आ सकता है, 3 के स्थान पे कोई ना कोई दूसरा नियतांक आ सकता है। ठीक है ना, रेखा बदलेगी, उसका समीकरण बदल जाएगा। समीकरण बदला, रेखा बदली, ये नियतांकों के मान बदल जाएंगे। ओके, तो जब आप पहली रेखा का समीकरण, पहली समीकरण के लिए रेखा बना रहे थे, है ना, पहले वाले के लिए आप प्रोसेस कर रहे थे, तो पहले वाले के लिए प्रोसेस करते समय आपने y 2x + 3 समीकरण में हर वक्त, अगर जैसे आपने x का मान 1 रखा, तो आप यहाँ किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2, है ना, 1 + 3। क्या आप इनको तो नहीं बदलोगे ना, 2 और 3 तो नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा। चाहे आप यहाँ x = 1 रखो तो भी वहां 2 और 3 रहना है, चाहे जो आप यहाँ 2 रखो तो भी वहां 2, है ना, और 3 रहना है। मतलब यहाँ जो 2 और 3 के मान है, एक गणितीय प्रोसेस में उसका मान नियत रह रहा है, वो अपने आप तो आप उसका मान नहीं बदल दोगे ना, कि 2 को x1 रख रहे हो तो यहाँ 2 की जगह आपने 2 ले लिया मान लो, और x = 2 रख रहे हो तो यहाँ 2 की जगह ऐसा तो नहीं कर दोगे ना, 3 कर देंगे कि 4 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। जब तक आप इस रेखा को ड्रॉ नहीं कर लेते, उसके बिंदु नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक वो 2 2 2 आप रखोगे। हाँ, रेखा अगर बदल गई तो फिर वहां आप अपने मन से वहां कोई भी मान ले सकते, कोई भी मन से, मतलब जैसे यहाँ हो सकता है कि 5 हो, यहाँ 6 हो, है ना। तो फिर दूसरी रेखा के लिए अगर आप निर्देशांक निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x का मान लोगे, फिर यहाँ हमेशा 5 और 6 ही चलता रहेगा। दूसरी रेखा के लिए अगर आप ये क्रिया करोगे तो यहाँ x का मान आप कुछ भी रख दो, यहाँ क्या ही चलता रहेगा, 5 और 6। फिर x का मान अगर आप 2 रखो तो यहाँ क्या ही लिखते चलोगे, 6 लिखते चलोगे ना, ऐसा तो नहीं, मन से तो नहीं लिख देंगे ना। मतलब ये देखना, ये समीकरण आपने पढ़ा है, उसी के लिए इसके आधार पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। और गणित में जो इन चर अचर राशियों को समझाने के लिए सबसे सिंपल उदाहरण यही होता है। ओके, है ना। तो सरल रेखा का समीकरण हमारे पास है, इसमें आप संख्याएं देखोगे, इससे हमको चारों का एग्जाम्पल मिल जाएगा। चारों का मतलब ये, इस अकेले समीकरण से, सरल रेखा के समीकरण से हम निरपेक्ष अचर, स्वच्छ अचर, है ना, और स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर, सबके उदाहरण यहीं से मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 है ना, ये नियतांक है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है समीकरण का, ये mx + c, ऐसा भी लिखा होगा, या कई बुक्स में ax + b ऐसा भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। तो यहाँ पर तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जो m और c जो है ये नियतांक है, तो इनका मान हर रेखा के लिए अलग अलग होगा, है ना, हर रेखा के लिए हर गणितीय प्रोसेस में अलग अलग होगा। तो ये जो m और c जो हुआ, इनका मान हर क्रिया में अलग अलग आएगा, है ना। ठीक है, हर रेखा के लिए अलग अलग आएगा। है तो चर, उनकी जगह संख्या ही आएगी, ओ सॉरी, है तो क्या चर नहीं, अचर है तो क्या अचर है, लेकिन एक रेखा के लिए वो नियत रहेगी।
इसके लिए अगर हमको ऐसी शेप मिली, यहाँ रेखा मिली, तो इनके लिए यहाँ m का मान 2 ही रहेगा और c का मान 3 ही रहेगा। इस रेखा के लिए कभी m का मान दूसरा 2 है ना 3 नहीं हो सकता, c का मान है ना 3 से बढ़ के 4 5 कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए, इस रेखा के लिए इनके मान नियत है। एक गणितीय प्रोसेस में m और c के मान नियत है। तो इनको हम कहते हैं जो है ना, कौन से अचर कहते हैं हम, स्वैच्छ अचर है ना। मतलब स्वैच्छ, देखो स्वैच्छ से मतलब क्या, जैसे आपने इसमें उनको m और c को 2 और 3 ले लिया, अगली रेखा के लिए आपने m को क्या ले लिया 6, c को क्या ले लिया, और m को ले लिया 5, c को ले लिया 6। अगली के लिए आप कुछ और ले सकते हो, यहाँ आप ले सकते हो 4x + 5। तो स्वेच्छता से जो ये कोई भी मान ले सकते हैं है ना, धारण कर सकते हैं। तो ऐसे चर हमारे क्या कहलाते हैं, स्वैच्छ अचर है ना। तो एक गणितीय क्रिया में उनका मान नियत रहेगा। पहली रेखा के लिए, इसके लिए बना है, इसका समीकरण है, तो m का मान 2 ही रहेगा, उसके लिए c का मान 3 रहेगा। कभी भी आप उस रेखा का अध्ययन कर लो, m 2 ही आएगा, c 3 ही आएगा। ओके, ऐसा ठीक। तो वह अचर इनका मान किसी एक विशेष प्रक्रिया में नियत रहता है, परंतु संदर्भ बदल जाने पे, दूसरी रेखा की बात कर रहे हो तो फिर मान बदल जाएंगे। ऐसे को हम स्वैच्छ अचर कहते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया किसका, सरल रेखा के समीकरण से स्वैच्छ अचर का है ना एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। स्वैच्छ अचर किसे कहेंगे यहाँ पर। अब दूसरा बोलिए, यहाँ ठीक है, ये पहला समीकरण आपने बताया 2x + 3। ओके, तो यहां से एक संख्या को पकड़ लो, किसी को भी, इसका मान कितना है 3 है ना। ये क्या है, चर है, और क्या है ये अचर है। ठीक है, अब हम दूसरी रेखा का समीकरण दिखा रहे हैं। ये एक समीकरण हो गया, दूसरी रेखा का समीकरण में लिख रहा हूं मैं, लिखा 3x + 5। ओके, अब ये 3 जो है ना, एक और समीकरण लिख देता हूं मैं यहाँ, y बराबर, ठीक है, 3x + 8। ओके, ऐसा कोई भी मान का बना दिया मतलब। तो आप देखो, ये 3 जो है संख्या है, नियत है ना। ये कौन सा नियतांक है, 3, सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं। तो 3 का उपयोग आप जो पहली रेखा के समीकरण में कर रहे हो तो भी मान कितने ही रहेगा, उसका 3 ही रहेगा। यहां उपयोग कर रहे हैं x के साथ, तो यहां भी 3 का मान कितने ही रहेगा, 3 ही रहेगा ना। ऐसा तो थोड़ी कि आपने 3 को x के साथ लिख दिया तो मान बदल जाएगा, 3 नहीं है वो 4 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। तो ये संख्या है, ये संख्या। तो इनके मान जो 3 का मान कहीं पर भी उपयोग करो 3 रहेगा, 5 का मान कहीं पर भी उपयोग करो 5 रहेगा। तो ऐसे भी नियतांक है हमारे पास। तो ऐसे नियतांक जिनका मान सभी गणितीय अभिक्रियाओं में समान होता है, ऐसे अचर को हम बोलते हैं निरपेक्ष अचर। आगे समझ में इससे मतलब ये 3 2 ये जो संख्याएं यहां हम उपयोग कर रहे हैं वो हमारी संख्याएं बोलेंगे हम, निरपेक्ष अचर है। ओके, और संख्याएं जिस स्थान पर है ना, वो हम उन स्थान पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, स्वैच्छ अचर है। ठीक है, चलिए है ना, इससे हमको किसका भी उदाहरण समझ में आ गया, चर के दोनों प्रकार का, अचर और स्वैच्छ, निरपेक्ष अचर और स्वैच्छ अचर। तो ये जो 3 है बिल्कुल, 3 का मान किसी दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा। आप यहां पर x के साथ, जैसे यहां आपने लिए x के साथ आप 5 लिख दो, तो ये 3 का मान थोड़ी कुछ बदलेगा कि वो छोटा हो जाएगा। इधर हमने बड़ा संख्या ले ली 5 ले ली, तो ऐसा थोड़ी कि 3 छोटा हो जाएगा, 3 तो 3 ही रहेगा। अब हमने यहाँ ऐसे 1x ले लिया, तो ऐसा थोड़ी कि हमने 2 से एक छोटी संख्या ले ली तो 3 भी छोटा है, ऐसा कुछ है ना, 3 3 ही रहना है, कुछ भी कर लो। ओके, तो ये हमारा जो ऐसे, ठीक है ना। आगे ना उदाहरण, ये गणित की भाषा में बात कर रहे हैं हम, गणित जो रेखा है उसके आधार पे, भौतिकी के आधार पे भी हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब चर राशियां, चर के भी हमने उदाहरण दिए थे यहाँ पे, है ना। इसी से समीकरण से समझ में आ जाएगा हमको। मतलब ये समीकरण चारों के उदाहरण देने के लिए जो है ना, एक अकेला उदाहरण, इससे सब समझ में आ जाएगा। अब देखो,
इसका ग्राफ कैसे बनाते हो आप, है ना, ग्राफ बनाने का तरीका पता है आपको, ठीक है, आलेख बनाने का। आप x का मान कोई भी ले लो, नियम है हमारे पास, हम इसके डोमेन से कोई भी मान उठा सकते हैं। आपने x का मान यहाँ 2 ले लिया, फिर किसका मान निकाला, y का, कितना मान आएगा, यहाँ रखोगे 2 4 3 7, फिर आपने x का मान ले लिया यहाँ 1, फिर आपने y का मान निकाला, कितना आ गया 5। ओके, फिर आपने यहाँ x का मान ले लिया तो -1 ले लिया, ठीक है ना, 0 ले लो, जो बोलना है 0 ले लिया। y का मान कितना आ गया 3, x का मान आपने ले लिया -1, y का मान आ गया कितना -1, ये -2 और 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या, x का मान हम हमारी मर्जी से कुछ भी ले रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छता से स्वतंत्र कोई भी मान उसको हम दे सकते हैं, उसको 2 1 मतलब माइनस अनंत से लेकर हम उसको प्लस अनंत तक कोई भी मान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चर है, मान बदलते जा रहा है उसका, हर रेखा के लिए अलग अलग मान हो सकता है, मतलब यहाँ पर हर स्थिति में हर गणितीय प्रोसेस में मान बदल रहा है, ठीक है ना। तो x का मान बदल रहा है, लेकिन y का मान भी बदल रहा है, लेकिन y का मान निर्भर है किस पर, x पर। तो x जो है ये चर राशि हुई, x चर हो गई, ओके, और y भी चर हो गई, लेकिन दोनों में अंतर है, ये स्वतंत्र पूर्वक अपना क्या धारण कर रहा है मान, और y का मान जो है वो x के मान पर आश्रित है, तो ये आश्रित चर हो गए। इससे उदाहरण, आश्रित चर किसको कहेंगे और स्वतंत्र चर किसको कहेंगे, तो स्वतंत्र चर मतलब जो है ना स्वतंत्र पूर्वक कोई भी मान धारण कर लेता है स्वतंत्र चर कहलाएगा किसी गणितीय अभिक्रिया में। आश्रित चर जिसका मान स्वतंत्र पर निर्भर करता हो स्वतंत्र चर कहलाता है, ठीक है ना ये। और इसको अगर जो आप समझाने के लिए, ठीक है, उदाहरण दे रहे हो तो ठीक है, कहाँ स्वतंत्र चर है कहाँ पर ऐसे ऐसे, तो आप उसका उदाहरण भी बना सकते हो। इस उदाहरण को इसके बाद नोट करना है ना, इससे चारों उदाहरण फिर आ जाएंगे। हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, ये सरल रेखा के समीकरण है ना, समीकरण y बराबर mx प्लस c में, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखना क्या क्या है, पहले तो x जो है स्वतंत्र चर है, ठीक है, y जो है ना, ये आश्रित चर है या स्वतंत्र चर है, ओके। फिर m व c, m और c प्रत्येक रेखा के लिए भिन्न भिन्न है ना, इसलिए कौन से चर होंगे वो, ठीक है ना, ये कौन से चर होंगे बच्चों, ये स्वेच्छा चर, ओके, ये स्वेच्छा चर आप बोल दो, अलग अलग रेखाओं के लिए ऐसे, ठीक है ना, स्वेच्छ अचर। फिर m व c के संख्यात्मक मान, ठीक है, m और c के जो संख्यात्मक मान आएंगे, मतलब 3 2 5 7 8 जो भी आप संख्या रख रहे हो, m और c के स्थान पर जो संख्या आप यूज कर रहे हो, ओके, वो क्या होगी, वो हमारी किसका मान होगा, मतलब निरपेक्ष अचर है ना। प्रत्येक रेखा के लिए अगर देख रहे हैं हम भिन्न भिन्न रहेंगे तो स्वच्छ अचर आएगा, है ना। दो रेखाओं की तुलना में बात करें तो हम बोलेंगे वो स्वच्छ अचर है, इसमें अलग है इसमें अलग है। और एक ही अगर हम उनके संख्यात्मक मान देखें, केवल संख्या देखें 2 3 5 7 8 ऐसे, तो फिर वो निरपेक्ष अचर के रूप में हमको दिखेंगे, ओके। तो ये था बच्चों हमारे पास भौतिक राशियां, और गणित के आधार पर मतलब उनके मान बदलने नहीं बदलने के आधार पर उनके दो प्रकार हम बोलते हैं, चर अचर। परिभाषा हमने समझी है, उदाहरण भौतिक अर्थ में भी समझा बच्चों, भौतिकी की भाषा में भी समझा हमने, और गणित की भाषा में भी समझा, है ना। इसको लिखोगे कैसे आप, ये पूरी परिभाषा बच्चों मैंने लिख दी आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ पे, स्वेच्छ चर, उसके बाद किसकी परिभाषा लिखोगे, चर राशियों की, ओके, चर राशियां, है ना। फिर ये उसके प्रकार, ये उदाहरण कहाँ लिखना है, यहाँ पे, ठीक है ना।
ये उदाहरण लास्ट में नोट कर रहे हैं, तो इसमें चारों के एग्जाम्पल आ जाएंगे। चलो ठीक है, नोट कर लो। चलिए बेटे ना, इसमें अब हम कुछ और अन्य बिंदु देखते हैं, जैसे फलन, फलन के प्रकार और फलन की सीमा, है ना। तो नेक्स्ट देख लो यहाँ पर कि फलन क्या होता है, उसको समझने के लिए पहले हम दैनिक जीवन में देखे जाने वाले एग्जाम्पल कहें, है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति की हाइट चेंज होते रहती है किसी, है ना, किस आधार पे चेंज होती है, मतलब उसकी एज बढ़ते जाएगी, उसकी उम्र बढ़ते जाएगी, तो उसकी हाइट चेंज होते जाएगी, है ना। मतलब हाइट चेंज हो रही है एज के साथ, या हम दूसरा एग्जांपल दे, उसका भार चेंज हो रहा है ना, हाइट के साथ, ऐसे। या ऐसे कहे बच्चों कि हमारे पास जो मान लो एक छड़ है ना, एक छड़ की लंबाई है 1 मीटर और उसमें द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, ठीक है। अब अगर हम इस छड़ की लंबाई और बढ़ाएं, लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो क्या भी बढ़ता जाएगा, लंबाई बढ़ाकर हमने 2 मीटर कर दी, भार और बढ़ गया, है ना। और हमने ऐसे, मतलब लंबाई के साथ क्या बदल रहा है यहाँ पे, द्रव्यमान बदल रहा है ना। या आप देखते होंगे बेटा, और कॉमन से एग्जांपल देख ले हम, जैसे क्रिकेट मैच में जो आप देखते होंगे रन और जो, ठीक है, बॉल होती है ना, ओवर्स होते हैं, तो बॉल बढ़ते जाती है, बॉल है ना, गेंदबाज गेंद करते रहता है, फिर रन बढ़ते जाते हैं, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर जो हमने क्या देखा कि जैसे ये लंबाई वाला उदाहरण ही बोलते, तो लंबाई बदलेगी, क्या बदलेगा यहाँ पर, द्रव्यमान बदलेगा, है ना। तो या ऐसा कहे जो हम, कोई भी राशि हो सकती है, जो कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है ना। मतलब हमने यहाँ द्रव्यमान का उदाहरण दिया, द्रव्यमान बदलता है किसके, है ना, साथ, लंबाई के साथ। तो हम कहेंगे कि यहाँ द्रव्यमान और लंबाई में संबंध है, ओके। या गणितीय भाषा में बात कर ले, जैसे y बराबर हमारे पास समीकरण है ये 2x + b, है ना, 3। तो इसमें जो यहाँ आप किसका मान बदलोगे, x का मान बदलेंगे, किसका मान बदलेगा, y का, ओके। x का मान बदलते हो, y का मान बदल जाता है। तो हम यहाँ पर सामान्य शब्दों में क्या लिखेंगे कि जो y है ना, y क्या बोलेंगे बेटा हम, ये जो एग्जांपल है, y का मान, है ना, क्या करता है, निर्भर करता है x पर, x के मान पर, ऐसा लिखोगे, ठीक है। या हम, और जो, ये तो हमारी सामान्य बात हो गई, सामान्य भाषा हो गई, हम लिखेंगे y का मान निर्भर करता है x पर। या हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ y बदलता है ना, क्या लिखेंगे हम, बदलता है या परिवर्तित होता है, जो लिखना लिख देना, परिवर्तित होता है, ठीक है, परिवर्तित होता है x के साथ, ठीक। तो हम साधारण भाषा बात कर रहे हैं हम, है ना, हमारी बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं कि द्रव्यमान बदल रहा है लंबाई के साथ, तो हम बोलेंगे द्रव्यमान लंबाई के साथ बदल रहा है ना। y का मान x के साथ बदलेगा तो हम बोलेंगे y परिवर्तित होता है x के साथ। हम इसको गणितीय भाषा में क्या कहेंगे कि y का मान निर्भर कर रहा है x पर, तो हम यहाँ लिखेंगे y फलन है x का, ठीक है, y फलन है x का। मतलब ऐसे हम ऐसा लिखे, तो यही लिख देते हैं, हमने परिभाषा लिखी है, ऐसा लिख देते हैं, यदि, ठीक है, y का मान क्या हो रहा है x के साथ, ठीक है, ये दोनों चर राशियां है, x के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है ना। दो राशियां हमने मान ली यहाँ पर, y और x, और इन दोनों में ऐसा संबंध है कि y x के साथ बदलता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ y, क्या लिखेंगे, निर्भर करता है x पर, ठीक है। ये तो अपनी भाषा होगी, लेकिन गणित की भाषा में इसे हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे y फलन है x का, ऐसा लिखेंगे, समझे। मतलब दो राशियों में, चर राशियों में ऐसा संबंध है
कि एक का मान बदलने पर दूसरे का मान बदल रहा है, एक का मान बदलने पर दूसरे का मान बदल रहा है, एक्स का मान बदल रहा है, वाई बदल रहा है, लंबाई बदल रही है, द्रव्यमान बदल रहा है। मतलब दो राशियों में क्या है, एक संबंध है, और इस तरह का संबंध है कि एक के मान में परिवर्तित होने पर दूसरे के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। या एक चर के मान के सापेक्ष दूसरे के कई सारे मान हो सकते हैं, या है ना, एक मान हो सकता है संगत उसके। तो ये एक रिलेशन है, जो दो राशियों में ऐसे संबंध होना संभव है। हमने द्रव्यमान ये कुछ सारे उदाहरण देखे, बॉल और रन, ये वाली बात करी जो है ना, ऐसे। तो ये ऐसा। तो अब यहाँ पर हम फलन क्या कहेंगे, y फलन है x का, ठीक है। तो फलन का मतलब संबंध है। अगर हम एक वर्ड में बोले कि फलन क्या है, तो फलन का मतलब होता है जो संबंध। हम कहेंगे y x का फलन है, तो इसका मतलब y और x में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है ना। तो हम इसको दर्शाएंगे कैसे, y का मान x के साथ परिवर्तित होता है तो y निर्भर करता है x पर, या ऐसे लिखेंगे y फलन है x का। लेकिन हम बार बार इतना नहीं लिखते हुए इसके लिए हमने चिन्ह उपयोग में लाया, जो y ये ऐसा, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या पढ़ते हैं इसको, वो भी ध्यान रख लो। y बराबर है ना f ऑफ x, ओके। ये इसको ऐसा पढ़ा जाता है f ऑफ x, है ना। ये सिस्टमेटिकली पढ़ने का तरीका, y बराबर है f ऑफ x की, या y इक्वल टू f ऑफ x। या हम जनरली जो बोलचाल की भाषा में f ऑफ x ना बोलते हुए अंडरस्टूड है, हम fx बोल देते हैं, y इक्वल टू fx, अंडरस्टूड है ना कि यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ते हैं वो भी ध्यान रखें, y बराबर है f ऑफ x की, ठीक। अब ये फलन को दर्शाने वाला चिन्ह है, मतलब ये सिर्फ उसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। मतलब हमने लिख दिया यहाँ पर, ऐसा लिख दिया तो, ठीक है। मैंने कहीं पर लिख दिया तो यहाँ पर कि जो दूरी है ना, किसका फलन है। जैसे वो हमने एक उदाहरण दिया था अभी इससे पहले कि एक व्यक्ति जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ए से बी तक जाता है ना, तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है ना। तो दूरी भी बदलते जाएगी, तो दूरी भी चेंज करते जाएगा। अब दूरी कितनी चलेगा वो, तो निर्भर करेगा तो उसने बिंदु ए से प्रारंभ किया, है ना। अब वहां से उसने अपनी गति प्रारंभ की, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने अपनी गति प्रारंभ की। अब वो चलते जा रहा है, क्या तय करेगा, दूरी तय करेगा, है ना। तो ये दूरी किस पे निर्भर करेगी, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, वो दूरी 100 किलोमीटर चलेगा, 200 चलेगा, 300 चलेगा, वो निर्भर करेगा कि वो कितने समय तक चलता है ना, ये चलने का समय, ठीक है, इस पे निर्भर करेगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ दूरी बदल लेगी किसके साथ, समय के साथ। तो हम लिखेंगे दूरी फलन है समय का, है ना, दूरी फलन है समय का। हम चिन्ह में क्या लिख देंगे, दूरी को मान लो आप d से दर्शा रहे हो, डिस्टेंस, तो आप ऐसा लिख दोगे ft, ओके ना। ये उसका चिन्ह है, मतलब ये जो चिन्ह का उपयोग होता है, तो y मतलब कोई भी एक राशि हो सकती है, x कोई भी एक राशि हो सकती है। तो y फलन है x का, उसको हम ऐसा लिखेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे दूरी और समय का फलन बताना है, तो हम लिख देंगे दूरी को आप d से काय से दर्शा रहे हैं, जो निर्भर करेंगे आपने किससे दर्शाया, तो d बराबर f ऑफ t। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूरी फलन है समय का, ओके। या ऐसे बोल दो, जो हम 1 घंटा बोल देते हैं, क्यों, कितने घंटे तक चलता है, 1 घंटे तक, समय नियत बोल दिया हमने, है ना। तो एक व्यक्ति चलते जा रहा है, 1 घंटे तक जा रहा है, चाल हमने नहीं बोली उसकी कि चाल उसकी नियत है या कुछ, 1 घंटे तक लगातार चलते जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पर उसकी जो दूरी होगी, फिर दूरी किस पे निर्भर करेगी, दूरी निर्भर करेगी उसकी चाल पर। तो हम बोलेंगे कि दूरी फलन है चाल का, तो हम फिर क्या लिख देंगे उसको, दूरी फलन है चाल का v, ऐसा दर्शाएंगे, ओके ना। तो ये चिन्ह जो कैसे दर्शाया जाता है, किस तरह से, है ना।
तो यहाँ y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब y निर्भर कर रहा है x पर। y ये सिर्फ जो कोई समीकरण नहीं है, ध्यान रखना, है ना, कोई इक्वेशन नहीं ही है वो। जैसे हम अभी तक हम क्या लिख देते, जैसे हमने लिख दिया y बराबर 2x प्लस 3, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक समीकरण है ना। यहाँ इक्वल का साइन हम देखते हैं तो हम बोलते हैं समीकरण है। ये कोई समीकरण नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जो फलन, मतलब ये बताने के लिए प्रतीक चिन्ह है कि y निर्भर कर रहा है किस पर, x पर। ये समीकरण नहीं है, इससे हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि y का मान निर्भर कर रहा है x पर। हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इससे कि y x के मान पर किस तरह से निर्भर कर रहा है ना। निर्भर कर रहा है ये पता चलेगा, किस तरह से निर्भर करेगा ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम अलग से इक्वेशन देते हैं जो, ठीक है, उसको देखना यहाँ पर। तो क्या कहा जो हमने कि y अगर एक राशि दूसरी राशि पर इस तरह से निर्भर करती है कि x एक राशि का मान बदलने पर, एक चर का मान बदलने पर दूसरे का मान बदल जाता हो, तो हम दूसरे को पहले का क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। ये परिभाषा हमने लिख दी है यहाँ पर। यदि दो चर परस्पर इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर के प्रत्येक मान के संगत दूसरे चर के एक या एक से अधिक मान हो, मतलब पहले का जब हमने कोई मान ले लिया, दूसरे का मान बदलता जाता है उसके साथ साथ, है ना, तो दूसरे को हम पहले का फलन बोल देंगे। ओके, ये हुआ। और ये उसका दर्शन, फलन को जो किससे भी दर्शाते हैं, मतलब जैसे हमने यहाँ y बराबर एफ ऑफ एक्स लिख दिया, मतलब y फलन है, हमने यहाँ लिखा बच्चों y फलन है किसका, x का, तो उसका हमने यहाँ चिन्ह लिखा y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो हम यहाँ इसको और क्या क्या चिन्ह उपयोग में लाते हैं, ये फाई, ये फाई, ओके, फाई का चिन्ह, या y बराबर साई एक्स, ऐसा भी दर्शाते हैं। ये साई है, काय का चिन्ह, ये साई, ऐसे ही बोलते हैं इसको, y एफ ऑफ एक्स, y फाई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स, साई एक्स, ऐसा भी, या y बराबर जी एक्स, ये है ना। ये सारे जो यहाँ पर, ठीक है ना, ए से भी दर्शाते हैं, एफ एक्स से भी दर्शाते हैं, फाई एक्स से भी, साई एक्स से भी, और ऐसा। तो आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, आगे कहीं चल के आप ये देखो तो ऐसा क्या ये क्या नई चीज आ गई, कुछ नहीं, वो सिर्फ फलन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हम बात कर रहे थे फलन के बारे में, है ना, कि एक राशि का मान दूसरे के सापेक्ष बदले तो दूसरे को हम पहले का फलन बोल देंगे, दो, है ना, ठीक है ना। और फलन को ऐसे दर्शाएंगे, मतलब y फलन है x का, तो हम लिखेंगे y बराबर f ऑफ x, ठीक। और फिर से मैंने कहा कि ये कोई समीकरण नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि y का मान निर्भर करेगा x का, y का मान निर्भर x के साथ बदलेगा। ओके, अब यहाँ पर जो, ठीक है, संबंध क्या है समझना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, आपने बोला जो, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई व्यक्ति A आता है ना, या आपको यहाँ पर, ओके, आपके पास जो ये कोई व्यक्ति आता है, ओके, और वो व्यक्ति बोलता है जो कि व्यक्ति B, है ना, आपको सुनाता है कि व्यक्ति B मेरा क्या है, रिश्तेदार है ना, ये बोलेगा ना आप, इसने आपको एक बात सुनाई कि A मेरा रिश्तेदार है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा ना, कि कौन है ये, रिश्तेदार तो है लेकिन क्या लगता है, भाई लगता है, चाचा लगता है, कुछ भी लगता है, ओके ना। तो ये रिश्तेदार है, ये एक अधूरी बात है, ये सिर्फ एक क्या है आपके पास, इंफॉर्मेशन, है ना। उसने ये तो बोल दिया कि मेरे को आपको बोल दिया कि बी मेरा रिलेटिव है, उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी। आप पूछेंगे कि कैसा रिश्तेदार, तो फिर आप उसके लिए, है ना, संबंध पूछोगे, है ना, क्या पूछोगे, बिल्कुल निरपेक्ष संबंध पूछोगे, क्या लगता क्या है ना, घुमा फिरा के बात ना करें, सीधे बताओ कि क्या है वो। तो फिर आपको बोलेगा जो कि वो मेरा भाई है या कुछ है, ठीक है, ये दोस्त है, ठीक। तो उसने आपको ये एक
है ना, और नया डाटा दे दिया, नई जानकारी दे दी, और यही सही संबंध दे दी, है ना, ये नई जानकारी दे दी, ये ही सही संबंध है। ठीक है, ऐसा एक उदाहरण दिया मैंने आपको। तो वैसे ही बेटो ये y बराबर एफ एक्स, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि y निर्भर करता है x पर, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। ठीक है, ये आपको सूचना देगा ये सिंबल कि x और y संबंधित है। किस तरह से संबंधित है, बात वही आई है, आपने पूछा ना कि संबंध बताओ यार क्या है, जानकारी दो कि कौन सा रिलेटिव है। तो फिर यहाँ x और y में संबंध बताने के लिए फिर हम कोई समीकरण देंगे। कोई भी समीकरण हो सकता है, y बराबर हो सकता है x स्क्वायर, या y बराबर हो सकता है 2x प्लस b। ये सही संबंध होगा, है ना, ये सही संबंध होगा। इससे ही हमको एग्जैक्टली रिलेशन समझ में आएगा कि x और y कैसे निर्भर कर रहे हैं। इससे ये समझ में आएगा कि x निर्भर कर रहा है y पर, और इससे समझ में आएगा कैसे निर्भर कर रहा है, ये समझ में आएगा। ये मैंने एक उदाहरण के लिए लिया जो समीकरण, है ना। ऐसे 4 तरह के रिलेशन हो सकते हैं, वो अभी हम वहां वही लिखेंगे, है ना। तो क्या समझ में आया कि जब भी हमारे पास y अगर एक राशि दूसरे की राशि का फलन होगी, उसका उनमें संबंध होगा, तो भी संबंध बताने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट हमेशा एक समीकरण होगा। ओके, मतलब ठीक है ना, आया समझ में इस बात से कि ये कोई समीकरण नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये जो संबंध है, जैसे मैंने कहा y और x में संबंध है, तो वो किस तरह से संबंध हो सकते हैं, मैंने एक समीकरण लिख दिया। मैं यहाँ ऐसा भी बोल सकता था, y sin x है, मैं ऐसा भी लिख सकता था y x स्क्वायर है, मैं ऐसा भी लिख सकता था log e x स्क्वायर है y। ठीक है, क्या भी लिख सकता था मैं, ठीक है ना, e x ऐसा भी लिख सकता। तो संबंध किसी भी तरह का हो सकता है। ये संबंध मतलब ये y x की घातांक पर निर्भर कर सकता है ना। क्या बोला हमने, y जो है x की घातांक पर निर्भर करेगा। ओके, तो हम उसके वही देख रहे हैं, y जो है x की घातांक पे निर्भर कर सकता है, y जो है x के त्रिकोणमितीय अनुपात पे निर्भर कर सकता है, y जो है x के लघु गुणक पर, y जो है x की घातांक चर घातांक पर निर्भर कर सकता है। तो ये संबंध के आधार पर हम फलन के प्रकार विभाजित करते हैं, अलग अलग फलन बताते। तो 4 फलन हो गए हमारे पास, फलन के प्रकार। पहला क्या हो गया, घातांकी फलन, है ना, घातांकी फलन मतलब हमारे पास, ठीक है ना, y बराबर हो सकता है किसके, ठीक है ना, ये हो सकता है x की घात n, कैसा भी, ये y बराबर, ये भी घातांकी फलन है, x की घात या कुछ नहीं मतलब 1, x की घात n प्लस 2 या bx है ना, b ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सिर्फ समझने के लिए। फिर दूसरा है घातांकी फलन, ये कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन। ओके, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। y बराबर, एक उदाहरण के लिए लिख दिया हमने, ये साइन x या कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं बोलोगे कि साइन x ही होगा, cos x हो सकता है, y बराबर, है ना, sec स्क्वायर x, tan x, कुछ भी, मतलब साइन कोसाइन टेन दिख रहा है तो कौन सा फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो, तीसरा है हमारे पास, ओके, ये लघु गुणक फलन। ठीक है, लघु गुणक फलन, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है ना, तो y बराबर, एक उदाहरण के लिए ये लिख दे रहा हूं ना, log e x, मतलब यहाँ log के रूप में होना चाहिए। ठीक है ना, फिर 4 क्या रहेगा, चर घातांकी, चर घातांकी फलन। ओके, चर घातांकी फलन y बराबर ex। ओके, घातांकी और चर घातांकी है ना, मतलब यहाँ पर देखना दोनों में क्या अंतर है, घातांकी में और चर घातांकी में। घातांकी हमने देखा y बराबर, पावर फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश, पावर फंक्शन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, और ये भी इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, इंग्लिश के नाम भी ध्यान रखें। तो ये y बराबर x की घात n, ये चर घातांक, ये घातांकी, और y बराबर px। इसमें क्या अंतर, यहाँ देखो ये n जो है यहाँ कोई ना कोई एक संख्या होगी, है ना, कोई ना कोई संख्या होगी, फिक्स संख्या होगी। एक समीकरण में एक संख्या हो सकती है, y बराबर एक्स स्क्वायर होगा या y बराबर कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नियत है और ये चर है, ओके, आधार चर है। यहाँ पर x चर घातांक, घातांक जो है वो बदलते जाएगी, तो x यहाँ पर चर है और ये नियतांक है, ये नियत है, नियत इसका मान 2.13 ऐसा कुछ होता है, ओके ना, ऐसा। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है ना। तो ये हुआ जो हमारे पास फलन। फलन का मतलब कि दो राशि जब एक दूसरे से संबंधित होती है तो हम कहते हैं कि वो एक राशि दूसरे का फलन है। हम उस फलन को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए गणित में y बराबर fx ऐसा लिखते हुए चलते हैं। तो इससे आप समझ जाओगे कि y का मान x पे निर्भर करेगा। किस प्रकार से निर्भर करेगा, क्या संबंध होगा एग्जैक्टली, तो ये इन चारों संबंध में से किसी न किसी एक तरह का उसमें रिलेशन होगा जो हम इन तरह से व्यक्त करेंगे, ओके, ठीक है ना। अब हम आते हैं उसका अगला बिंदु, फलन की सीमा पर। फलन की सीमा, ओके। तो फलन की सीमा से मतलब क्या समझो, पहले एक उदाहरण देख लो, तो है ना, एक उदाहरण देख लो। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। जैसे यदि, है ना, y बराबर fx, क्या समझे इससे कि y जो है वो x का फलन है, मतलब x का मान बदलेगा, y का मान बदलेगा। अब हमने कहा कि समीकरण ऐसा है, संबंध क्या है उसमें, तो हम बोलते हैं y बराबर है x, है ना, ये बोला ना, ये इंफॉर्मेशन थी पहले। तो y फलन है x का और समीकरण ये है, ये उनमें संबंध है ना, ठीक है। तब अब मैं यहां बोलता हूं जो कि जो x है, x का मान अगर 2 तक बढ़ता है ना, क्या लिखूं मैं, इसको मैं लिखूं यदि x का मान, है ना, 2 की और अग्रसर है, ठीक है। मतलब हमने कहा x यहाँ बदलता जाएगा तो उसके साथ कौन बदलता जाएगा, y। तो x का मान बदलते बदलते कहां तक पहुंच रहा है, 2 तक। चिन्हों में हम ऐसा लिखेंगे, चिन्हों में यहाँ ऐसा लिखेंगे, x टेंड्स टू 2 ऐसा लिखेंगे, ओके, है ना, ध्यान रखना। यदि x का मान 2 की ओर अग्रसर है, x ऐसा, ठीक, और ऐसा पढ़ेंगे, x अग्रसर है 2 की ओर, तो y का मान कहाँ जाएगा, y का मान कहाँ तक बढ़ सकता है, समझो। अगर x का मान बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच गया, 2 पर, तो y का मान कहाँ तक पहुंचेगा, बताओ। तो y का मान तो कहाँ तक पहुंचेगा, 4 तक। 4 तक ही बढ़ेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। x का मान धीरे धीरे 2 पे पहुंच रहा है, y का मान भी किसकी ओर बढ़ेगा, है ना, इस सूत्र के आधार पे 4 की ओर बढ़ेगा, ठीक। और 4 पर आकर उसका मान रुक जाएगा क्योंकि 2 अब बढ़ना बंद हो गया, ठीक है ना। तो y का मान भी क्या हो गया, हमारे पास नियत आ गया, ये नियत मान हो गया। कैसा हो गया, अब ये अचर हो गया, है ना। पहले ये x का मान 4 था, धीरे धीरे 2 की ओर बढ़ा, y जैसे ही वो 2 पे पहुंचा, x ने अपना अचर मान, y ने अपना अचर मान ज्ञात कर लिया, प्राप्त कर लिया, 4 हो गया वो, ओके। अब उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा, है ना। तो बस y का मान कहां तक बढ़ा, y का मान कहां तक खत्म हो गया, y का मान 4 से आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर x का मान 2 पे आके रुक गया तो y का मान 4 से आगे नहीं जा सकता। तब यहां पर क्या लिखेंगे हम, यदि x टेंड्स टू 2, है ना। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं इसको भी ध्यान रखना, x टेंड्स टू 2, है ना। जनरली जो हम इंग्लिश में बोल के चलेंगे आगे, तो ध्यान दें इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, x, ये जो एरो का चिन्ह है, इससे क्या पढ़ोगे आप,
x टेंस टू 2, ठीक है ना, या x अग्रसर है 2 की ओर, या टेंस टू 2, ऐसा हिंदी में बोलना है तो ऐसा बोलोगे, ठीक है ना, आया समझ में। तो अब यहाँ जो हमने क्या देखा कि x अग्रसर है 2 की ओर, तो तब जो y है, y का मान 4 पे खत्म हो जाएगा, तब 4 है ना, जो संख्या 4 है तब, ठीक है, ये संख्या 4 y की क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी, है ना, सीमा कहलाएगी। आया ना समझ में। ये x अगर 2 की ओर है तो 4 जो है ये y की सीमा कहलाएगी, ठीक है, चलिए, है ना, ओके। ये उदाहरण से समझ में आया, मतलब x का मान हमने कहा कि y फंक्शन है, x का y फलन है, x का मान बढ़ते जा रहा है, x का मान बढ़ते जाएगा, y बढ़ता जाएगा। अब x के एक निश्चित मान पे y का मान बढ़ना बंद हो गया, तो हमें y का लिमिट कहलाएगी, जो उसके एंड कहलाएगा, उसके मान का अंत कहलाएगा, तो वो लिमिट कहलाएगी उसकी, ठीक है ना। बस उसको परिभाषा दे देते हैं हम, क्या है हमारे पास कि लिमिट क्या है, हमने क्या परिभाषा लिखी, किसी फलन की सीमा वह अचर मान होता है जहां तक उस फलन में चर का मान सतत अग्रसर होता है, ठीक है ना, मतलब किसी फलन में फलन की सीमा वह अचर मान होता है जहां तक उस चर का मान बढ़ेगा, है ना, उस चर का मान अग्रसर होता है या बढ़ता है, वही लिखा है परिभाषा। इसको समझे तो परिभाषा आ जाएगी। क्या है हमारे पास, ये है सीमा। तो किसी फलन की सीमा वह अचर मान है, किसी फलन की सीमा वह अचर मान है जहां तक उस फलन में चर राशि का मान बढ़ता है, ओके। और ये मैंने यहाँ पर परिभाषा वही लिख दी, उदाहरण से समझ में आ गया। अब चलो बच्चों, ये तो हमने संख्याओं के आधार पर उदाहरण दिया, है ना, संख्याएं तो कुछ भी हो सकती है, हम इसको चिन्हों के आधार पे लेते हैं। यदि y बराबर, है ना, y फंक्शन है x का, ठीक है, यदि अब ऐसा लिख दे x का मान अग्रसर है 2 की ओर, ठीक है, तब तथा y का मान है, y का मान अग्रसर है, दो नहीं लिखते, x का मान अग्रसर है a, कोई भी संख्या हो सकती है ना, a लिख देते हैं, तो y का मान भी कोई ना कोई एक मान आएगा, तो y का मान हम लिख देते हैं, जो y का मान अग्रसर है m की और, तब अब इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, लिमिट, है ना, मतलब क्या लिखा है, चिन्हों में दर्शा दो, x टेंस टू a, y किसकी ओर बढ़ रहा है, m की ओर, तब हम ऐसा लिखेंगे, तब लिमिट x टेंस टू a, मतलब ये जो फलन है इसके साथ लिमिट दर्शा देंगे, है ना, मतलब यहाँ हमने लिमिट दे दी बेटो। अरे भाई हमने क्या कहा कि y का मान जो है x के साथ बदलता जाएगा, अब कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो उसका जो कोई राशि है एक निश्चित मान तक बढ़ सकती है, कुछ राशियां अनंत तक भी जा सकती है, कुछ राशियां एक निश्चित मान तक बढ़कर फिर रुक जाएगी, ओके। तो फिर इस जगह पर जहां राशियां बदलती तो है एक दूसरे के सापेक्ष, ओके, फिर उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। जैसे हमने हाइट और एज वाली बात कही, तो हाइट एज के साथ बढ़ते जाती है, लेकिन फिर एक समय आता है कि हाइट, है ना, बढ़ना बंद हो जाती है, एज बढ़ते जाती है, तो एज के साथ हाइट बढ़ना बंद हो गई, तो हाइट की एक अपनी लिमिट है, वहीं तक जाकर वो बढ़ेगा, तो उसको हम उसकी
क्या बोलेंगे, सीमा कहेंगे, वही तो मतलब है यहाँ पे। तो कुछ राशियां यहाँ जो अनंत तक जा सकती है, कहीं तक भी बढ़ सकती है, कुछ राशियां लिमिटेड होती है, लिमिट में ही बढ़ेगी, तो उनके साथ हमें लिमिट देना जरूरी होता है। ओके, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहाँ fx है ना, fx या y लिख दो, y का मान कहाँ तक जा रहा है, कितना आगे, यहाँ y का मान कहाँ तक बोला हमने, m तक। ओके, ये उसको चिन्हात्मक रूप से हमने दर्शाया, ऐसा लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे x का मान बढ़ रहा है a की ओर, है ना, तो y का मान जो जा रहा है कहाँ तक, m की ओर। तो इसलिए जो हम लिमिट को दर्शाने के लिए, मतलब क्या होता है कि कुछ राशियां जो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, जैसे एग्जाम मतलब अनंत तक उनके मान बदल सकते हैं, है ना, एक दूसरे के सापेक्ष जैसे। और कुछ राशियों की भी एक लिमिट होती है ना। जैसे हम बात करें कैसे, हमने उदाहरण दिया था हाइट और एज का, तो एज के साथ जो हाइट बढ़ते जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात जो हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, सिर्फ एज बढ़ते हुए चलती है। तो हाइट की एक लिमिट है, उस लिमिट तक बढ़कर वो बढ़ना बंद हो जाएगी। तो कुछ ऐसी राशियां भी हो सकती है जो एक दूसरे का फलन तो होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, पर्टिकुलर वैल्यू तक ही वो बढ़ पाती है। तो वहां इस केसेस में ऐसी राशियों को जो हम बताने के लिए, फलन को बताने के लिए उसके साथ लिमिट ऐड कर देते हैं। तो लिमिट ऐड करने के लिए इस तरह से, तो हम ऐसा दर्शा भी देते हैं कि अगर y का मान, x का मान यहाँ तक जाएगा, जैसे एज वाले में उदाहरण समझो जो है ना, एज कहाँ तक बढ़ सकती है, 60 तक, 100 तक, ऐसे। ओके, तो मान लिया कि किसी व्यक्ति की एज है ना 60 साल की ओर अग्रसर है, बढ़ रही है, और हाइट कहाँ तक जाएगी, तो हाइट बोल देंगे बच्चों, है ना, 5 या 6 फीट तक, 5.5 6 फीट तक जाएगी। ओके, तो ये उसकी लिमिट हो गई। तो वैसे ही हमने यहाँ उसको इसमें गणितीय रूप से दर्शाया है कि x का मान अग्रसर है a की ओर, y का मान अग्रसर है m की ओर। तो m का मान, y का मान m से ज्यादा बढ़ना बंद हो जाएगा। जो एज है और हाइट है, हाइट का मान 6 फीट से बढ़ना बंद हो गया, मतलब किसी व्यक्ति के लिए, तो उसकी हाइट की लिमिट हो गई, क्या हो गई, 6 फीट। तो ये वैसी लिमिट हमने दिखा दी। और इसको दर्शा देते हैं, तो दर्शाने के लिए इस तरह से हम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो fx का मान मतलब y का मान, कंफ्यूज नहीं होते, यहाँ पर y ही लिखा हुआ है, y भी लिख सकते हो। तो y का मान कहाँ जा रहा है, m की ओर, या ऐसे लिख सकते हो, है ना, y का मतलब fx ही, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x का मान अग्रसर है a की ओर, तो जो fx है हमारा, जो फलन है, उसका मान कहाँ तक पहुंचा, m तक, तब m क्या कहलाएगा, m फलन y की सीमा कहलाती है, ये कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारे पास फलन, फलन के प्रकार, है ना, फलन की सीमा। ठीक, चलिए इसे नोट करें, कैसे करोगे, यहाँ तक तो जो ये लिखा है ना, और फलन के प्रकार यहाँ तक आएंगे, फिर उसके बाद ये फलन की सीमा, है ना, फलन की सीमा, ये पूरा नोट करोगे। उसके बाद इसको समझने के लिए, इस वाली को समझने के लिए हमने नंबर की सहायता से उसको समझाया। तो इधर उसके उदाहरण में इसको डाल देना, ओके ना, ये इसके बाद, ओके, इसके बाद ये पूरा, चलिए है ना, नोट कर लीजिए।